नमस्कार, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के कतरन यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली में चाहे मेट्रो सैकड़ों पेयर्स का इंट्रोड्यूस हो जाए, गली गली चला जाए, लेकिन दिल्ली ऑटो के बिना नहीं चल सकती है। ऑटो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, लेकिन ऑटो के साथ सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि दिल्ली की जो आवाम है, दिल्ली के जो यात्री हैं, उन्हें ऑटो वाले पे भी भरोसा नहीं है और ऑटो वाले को यात्रियों पे भरोसा नहीं है। दिल्ली में ऑटो पे बैठते अगर कोई व्यक्ति बोले कि आप मीटर चलाओ, तो 99% ऑटो वाला बोलेगा मीटर खराब है। ऑटो पे बैठने के बाद अगर कोई ऑटो वाला मीटर डाउन किया तो यात्री कहेंगे ऐसे बता दो कितने पैसे देने होंगे, मैं चलता हूँ। दोनों के बीच, यात्रियों के बीच और ऑटो वालों के बीच जो एक तारतम्य होना चाहिए, उस तारतम्य की भीषण कमी है। मैं दिल्ली को पिछले 35 साल से जानता हूँ। उस समय जब दिल्ली में अधिक से अधिक 30,000 ऑटो होंगे। आज की तारीख में दिल्ली में तकरीबन 1.5 लाख से अधिक ऑटो है, लेकिन सबसे जो दुखद स्थिति ये है कि आप जैसे ही बोलेंगे ऑटो वाले को कि हम XYZ डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो मीटर ऑन करो, तो मीटर ऑन करने के बाद मीटर खराब है कहकर टाल दिया जाता है। दिल्ली में ऑटो वालों की बहुत बड़ी यूनियन है, और यह भी है कि यूनियन इन तमाम लोगों की जो समस्या है उस पर समय समय पे देखभाल, उसकी जो बातचीत है, चाहे वो सरकार से हो चाहे अन्य प्रतिनिधियों के साथ हो, करती रही है। लेकिन हम जिस स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, नेशनल कैपिटल में रह रहे हैं, वहाँ जो एक साधन होना चाहिए, ऑटो पे जो भरोसा होना चाहिए, वह नहीं है। दिल्ली में और मुंबई के ऑटो में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, यह एक फासला है विश्वास का। वो फासला यह है कि मुंबई में किसी भी ऑटो वाले को सवारी, जब कोई ऑटो वाला सवारी के लिए बोलेगा तो कोई भी ऑटो वाला ना नहीं कह सकता है। कह सकने की बात ना नहीं कहता है। 99.9% मामलों में कोई ऑटो वाला ना नहीं कहता है कि हम नहीं ले जाएंगे। आप अगर दिल्ली में ऑटोस की सवारी कर रहे हैं तो आप भाग्यशाली होंगे कि ऑटोस पे जैसे ही आप बात करेंगे और ऑटो वाला जाने के लिए तैयार हो जाए। अगर जाने के लिए तैयार होगा तो भाड़े के बारे में बातचीत होगी, मीटर डाउन नहीं होगा, किचकिच होगा, बहुत तरह की बातें होती हैं। दिल्ली की जो अभी व्यवस्था है, अभी जो केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो केजरीवाल को जिताने में, जो पहले के चुनाव हुए हैं उसको जिताने में या मोबिलाइज करने में या उनका प्रचार प्रसार करने में, दिल्ली के ऑटो वालों का जो हाथ है, उस हाथ को कोई आदमी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। उस समय जब चुनाव का समय था, या आप आम आदमी पार्टी के जितने भी सदस्य थे या जितने भी प्रतिनिधि थे, विधायक थे, जो चुनाव में लड़ रहे थे, अपने अपने क्षेत्र के जितने भी ऑटो थे उनके पीछे में बड़ा बड़ा पोस्टर्स, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े वायदे क्या नहीं चिपका होता था दिल्ली के ऑटो पे। लेकिन पिछले 2 दिन से मैं जब करीब 100 से अधिक ऑटो वालों से बात किया, तो एक तो ऑटो वालों की पूरी जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है। ये जानकारी नहीं होना यूनियन और ऑटो वालों के बीच जो गैप है, उस गैप को मान सकते हैं। अगर यूनियनिज्म है तो यूनियन के जो लीडरान हैं उनको यह आवश्यक है कि वो प्रत्येक ऑटो वाले को, क्योंकि अगर 1,18,000 या 1,20,000 ऑटो यहाँ पे है, तो हर एक लोगों के पास आज मोबाइल फ़ोन है। हम
अपने यूनियन के संबंधी, ऑटो के संबंधी में सारी जानकारी एक मैसेज से, एक व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है और लोगों के बातचीत से ऐसा लगा कि यह तारतम्य नहीं है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा गैप है। दूसरी बात यह कि जिस ज़माने में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल साहब चुनाव लड़े, दिल्ली के ऑटो वालों का इस्तेमाल किए, उन्होंने प्रचार में इसका इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद इन ऑटो वालों के लिए जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। अगर किसी ऑटो वाले से पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है, वो साहब बहुत समस्या है, इतनी समस्या है, समझ में नहीं आता है, बहुत गैस महंगे हो गए हैं, परेशान हो, पैसेंजर नहीं मिलते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक समस्या है वो समस्या नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि यहाँ पे अगर जो गैस की बात होती है, गैस यहाँ पे 80 रुपये kg मिलता है। दिल्ली में औसतन सभी ऑटो में आज गैस है। 80 रुपये kg का मतलब है कि करीब 1 किलो गैस 35 किलोमीटर चलेगा। दिल्ली में औसतन जितने ऑटो वाले हैं वो 6 घंटा से ज़्यादा ऑटो नहीं चलाते। दिल्ली में जितने ऑटो हैं उन तमाम ऑटो में तकरीबन 60% ऑटो किराए पे है, या फिर 40% से भी थोड़ा कम, 30% के आसपास जो स्वामी हैं ऑटो के। अगर 6 घंटे के लिए एक ऑटो किराए पे लेते हैं तो उनको देना पड़ता है 450 रुपये। अब 80 रुपये kg गैस, 35 किलोमीटर 1 किलो में चलना, 450 रुपया किराया देना, फिर क्या करेगा? अगर एक ऑटो वाला, उसकी कमाई अगर 1000 या 1200 रुपया डेली हो या उससे अधिक, तभी वो 450 रुपया किराया देके अपने घर में अपनी पत्नी, अपने बच्चे को पाल सकता है, ठीक से खाना खा सकता है, समय पे दवाई ले सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन यह अनफॉर्चुनेट है कि हम जिस साधन का, जिस सेगमेंट बोलेंगे कि ऑटो का जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट का जितना इस्तेमाल किया गया सरकार बनाने के लिए, आम आदमी पार्टी सरकार बनने में, केजरीवाल सरकार में आने में, जिस तरह से दिल्ली के ऑटो वाले का इस्तेमाल किया, ऑटो वालों के साथ न्याय नहीं हुआ। इसके लिए जितनी जवाबदेही सरकार की है उतनी ही जवाबदेही ऑटो वालों की है। ऑटो वालों का यूनियन ज़्यादा इसमें जवाबदेह है। कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली की सड़कों पे जितने ऑटो थे उसके निर्माता कंपनी 1-2 निर्माता कंपनी का नाम था। लेकिन आज जब दिल्ली की सड़कों पे ऑटो को देखते हैं तो उसमें दर्जनों निर्माता है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बजाज ऑटो है, TVS है, अतुल ऑटो है, लोहिया ऑटो है, JS ऑटो है और ना जाने कितने ऑटो है। इन ऑटो कंपनी का एक ही मुद्दा है कि हम अधिक से अधिक उत्पादन कर बाज़ार में, सड़क पर ऑटो को उतार दें, बेच दें। आप कभी देखे हैं, कभी सुने हैं कि जो ऑटो बनाने वाली कंपनी है, अगर सड़क खराब है किसी भी शहर की, या जिस शहर में वो ऑटो बेच रहे हैं उस शहर की अगर सड़क खराब है तो उस सड़क को बनाने के लिए कभी कोई कंपनी आगे आया हो? नहीं आता है, उसको मतलब नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बोलेंगे कि मैं टैक्स देता हूँ, टैक्स पे करने के बाद ऑटो वाले बोलते हैं कि मैं रोड टैक्स देता हूँ। और इसमें कभी भी पब्लिक की तरफ से भी कभी कोई एजुटेशन नहीं होता है कि हम जिस सड़क का टैक्स देते हैं, जिस पे हम गाड़ी लेके चलते हैं, उस सड़क के लिए बनना बहुत निहायत ज़रूरी है। क्योंकि इसके पीछे ये कारण ये है कि जो फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं वो मूलतः सड़क के कारण हो रहे हैं। पिछले करीब अगर 10 साल या उससे पहले, अभी जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें फैटल एक्सीडेंट्स की संख्या थोड़ी कम हुई। पार्लियामेंट में एक सवाल आया था, उसमें जो दिल्ली के बारे में बोला गया था, दिल्ली में करीब पिछले साल 7,775 एक्सीडेंट्स हुए थे। ये एक्सीडेंट्स हुए थे सिर्फ पैथोल्स के कारण। जो सड़क टूटे हुए हैं
गड्ढे गुड्ढी है, उसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ था। और 2021 में जो 4,512 फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें तकरीबन 1,145 लोगों की मृत्यु हुई है। दोषी कौन है ये इस पर मैं बहस करने वाला नहीं हूँ, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम जो एक नियम है उस नियम को फॉलो करें। हम यह नहीं कहेंगे कि ऑटो वाला 20 किलोमीटर की स्पीड में चलता है, और हम यह भी नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि वो 20 किलोमीटर नहीं, वो 60 किलोमीटर की स्पीड में चलता है। हम यह भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि सड़क पे जो बाइक्स हैं, जो स्कूटर्स हैं, या जो 4 व्हीलर्स भी हैं, उसमें एक ख़ास एज के जो लोग हैं, चाहे वो 20 साल या लाइसेंस जो 20 साल के बाद से लेके 35 साल के या 40 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनको गाड़ी चलाने का जो स्पीड है, ओवरटेक करने की जो उनकी एक तरीका है, वो आम जीवन का बन गया है। दूसरे कैसे चलेंगे ये कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ऑटो में जो 3 पहिया है, अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो ऑटो गिर जाता है, यह फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। दिल्ली में ऑटो सड़क पे आने, ऑटो मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इनके बीच में एक इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, इतना जोड़ गठबंधन है सभी लोगों के बीच में कि अंतिम पड़ाव होता है ऑटो ड्राइवर पर। ऑटो ड्राइवर अगर 10 रुपया या 20 रुपया ज़्यादा चार्ज कर लिया तो सभी लोग ऑटो ड्राइवर्स को गाली देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ऑटो सड़क पे आने से पहले एक ऑटो ड्राइवर जब बुक करता है गाड़ी, इस बीच में जितने बड़े चेन हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मंत्री हो, लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, लाइसेंस डिपार्टमेंट हो, जितने भी हो, इंक्लूडिंग ट्रैफिक पुलिस का, दिल्ली में ऐसे सैकड़ों जगह हैं। मैं नाम अगले कहानी में सुनाऊंगा, बताऊंगा, उस पर कहानी करूंगा कि दिल्ली में ऐसे सैकड़ों स्थान हैं जहां नो पार्किंग है। लेकिन जहाँ नो पार्किंग है वहाँ पे गाड़ियाँ लगी रहेंगी, वहाँ ऑटो भी लगती है। आप मंडी हाउस पे उतर जाइए, गेट नंबर 4 से बाहर निकलिए। आप अगर किसी ऑटो वाले को बोलेंगे कि हमको XYZ डेस्टिनेशन जाना है, तो आप यकीन कीजिए 99% ऑटो वाले आपको मना कर देंगे। लेकिन वहीं पे अगर कोई एक ख़ास वर्ग, मैं खास करके बोलूँगा, वहाँ पे मैं चूँकि इसका भुगतभोगी हूँ, मैं दिल्ली पुलिस को इसके बारे में कहा भी था कि वहाँ पे जब महिलाएं उतरती हैं गेट नंबर 4 की तरफ से, तो सारे ऑटो वाले दौड़ते हैं सवारी के लिए, और उनका भी एक क्षेत्र है कि 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से अंदर में रेडियस में ही जाए। इससे आम लोगों की तकलीफ होती है। लेकिन पुलिस वहाँ पे ऑटो वाले, जो बाहर के ऑटो वाले हैं, जिनको लगाने वहाँ नहीं देता है गाड़ी, वो बोलते हैं कि उन्हें पैसे देना पड़ता है तभी वहाँ पे गाड़ी लगाएंगे। दिल्ली के ऑटो के साथ एक जो और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो समस्या के रूप में बोलेंगे, परमिट। जब पेट्रोल और डीजल से कन्वर्ट होकर CNG पे आया, तो हुआ क्या था कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परमिट इशू करना बंद हो गया। बोला गया कि दिल्ली में ऑटो वाले क्योंकि डीजल पे हैं या पेट्रोल पे हैं, इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो उन्होंने फर्दर इशू करने के लिए परमिट को बंद कर दिया। उसके बाद CNG पे कन्वर्ट होने की परंपरा शुरू हुई। CNG पे आने में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थे वो तो थे ही, दिल्ली के जो धनाढ़ लोग हैं, दिल्ली के जो, चाहे वो राजनीति में धनाढ़ हो, तो चाहे अर्थ से धनाढ़ हो, आपको एक चीज़ जान के बहुत ही दुखद आश्चर्य होगा कि जब दिल्ली में ब्लू लाइन और रेड लाइन बस चलती थी, उसमें करीब 60 से 70% बस दिल्ली के राजनेताओं को, सारे बसेस, सारे ब्लू लाइंस में, रेड लाइंस में दिल्ली के राजनेताओं का, वहाँ तक कि कुछ मुख्यमंत्री भी बने थे उसमें, उन लोगों का था जो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ती थी। जब CNG पे कन्वर्ट होने की बात हुई तो उस समय तकरीबन 20,000 से ज़्यादा ऑटो वाला पीछे हो गए।
वो कन्वर्ट नहीं करा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ एक नेक्सस इमर्ज किया था यहीं कि कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो परमिट को ब्लैकमेल करने के लिए एक इमर्ज किया एक सेक्टर, उसमें पॉलिटिशियन भी थे, उसमें कॉरपोरेट हाउस भी थे, उसमें बिजनेसमैन भी थे और जो लोकल एरियाज़ के लोग हैं वो तो थे ही। एवरेज परमिट पे करीब 6.5 लाख रुपये, 6.5 लाख देना पड़ता था। यह अलग बात है कि आज की तारीख में बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा आदेश हुआ, उसके बाद ये परंपरा ख़त्म हुआ। लेकिन एक फेज़ था कि 6.5 लाख रुपये तक में भी दिल्ली में परमिट बिके थे। वैसी स्थिति में एक ऑटो वाला क्या करेगा? 2002 में करीब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में करीब 5,000 नया परमिट इशू हुआ और इस परमिट इशू में परमिट के साथ में क्या है कि ये आप बेच नहीं सकते हैं परमिट को, ये स्थिति बनी थी। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली में मैं दबंग शब्द का इस्तेमाल करूँ नहीं करूँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक जो खास वर्ग है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, पैसे वाले हो, जो भी हो, इन लोगों ने 7 से 10 परमिट खरीदना शुरू कर दिया और अपने पास रखना शुरू किया। बाद में उसे ब्लैक मार्केट में दिया गया था। हम हर एक दोस्त के लिए ऑटो वाले की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। हर एक चीज़ के लिए मैं ऑटो वाले को दोषी नहीं मान सकता। ये मेरी सोच है, मैं मानता हूँ। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये मथुरा रोड, मेरे दाहिनी तरफ सुप्रीम कोर्ट है और बाएं तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन जो पहले प्रगति मैदान होता था वो अब सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। मैं वहाँ बैठा हूँ इस स्टैंड पे। ये मथुरा रोड का जाने ITO के बाद यह पहला स्टैंड है बस का। यहाँ दिल्ली सरकार को, क्योंकि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल बाद चुनाव के समय में आप लोगों के दरवाजे पे वोट मांगने के लिए पहुंच जाए, चाहे आप ये नहीं। औसतन ऑटो वाले अगर 1,20,000 ऑटो वाले दिल्ली में हैं, उसमें तकरीबन 80,000 90,000 ऑटो वालों की शिकायत ज़रूर है वर्तमान व्यवस्था में कि जो जिन चीज़ों को, जिस बात को लेकर यह सरकार बनी थी, जो इन्हें आश्वासन दिया गया था कि फलाना चीज़ होगा, ठिकाना चीज़ होगा, उनमें से इन लोगों का कहना है कि शायद 5% बातें भी पूरी नहीं हो सकी। 80 रुपये किलो गैस मिलना, जो गैस 35 किलोमीटर चलेगा, जिस ऑटो पे 3 सवारी से ज़्यादा बैठा नहीं सकते थे, जिस ऑटो वाले को 450 रुपये 6 घंटे का किराया मालिक को देना पड़े, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पैसा देना पड़े, ट्रैफिक पुलिस को पैसा देना पड़े, कुल मिला के सड़क पे चलने के लिए पैसा बांटना पड़े, टैक्स देना पड़े, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आखिर उसका भी फैमिली है, उसके भी परिवार है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके भी बच्चे पढ़ते हैं, वो भी बीमार पड़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं तो मानवीय होना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बोलेंगे कि मानवीय नहीं हो सकता है। अगर मानवीय नहीं हो सकता है तो हम किस वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं? इसलिए दिल्ली शहर में चाहे कितना भी मेट्रो आ जाए, दिल्ली शहर में DTC बस कितने भी चले जाएं, आधुनिक बस चले, लेकिन दिल्ली शहर और दिल्ली का ऑटो एक दूसरे का पर्यायवाची है और दिल्ली शहर का जो वजूद है वो दिल्ली शहर के ऑटो वालों से है। इसलिए हमें दिल्ली की जो ऑटो वाले हैं उनको अधिक से अधिक उनकी जो भावना, उनकी जो आवश्यकता है उनको हमको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ऑटो वाले को भी एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पैसेंजर्स फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। वो जिस शहर में है, जहाँ सरकार है,
हमें सरकार का, हमें नियम का, हमें कानून के प्रति जो अपनी वचनबद्धता है उसको हमेशा निभाना पड़ेगा। अगर पैसेंजर है तो फिर ऑटो का वजूद है, ऑटो वालों का वजूद है। और पैसेंजर फ्रेंडली होने के लिए हमें अपना जो विचार है, अपना जो उनकी जो दोनों के बीच में जो एक गठबंधन होता है वो उस गठबंधन को बहुत ही मजबूत बनाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि हमारी लोगों की जो यात्रा है ऑटो में बैठने के बाद बहुत अच्छा हो और ऑटो वालों का भी व्यवहार बहुत बेहतरीन हो। फिर अगली कहानी में आपको सुनाऊंगा।